नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पेंद्रेसी रिपब्लिका और टेक्स्ट बुक के ज्वाइंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा में जो है मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये वही मौर्य साम्राज्य है जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला एक साम्राज्य माना जाता है, जिसके संस्थापक महान चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसी मौर्य साम्राज्य के शासक हुए थे अशोक महान, जिससे आप सभी परिचित होंगे। तो आज हम मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य से बनने वाले कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों को, जो कि हर एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, बिना अपना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिकंदर के हमले, जिसमें भारत पर सिकंदर का हमला हुआ, उसके समकालीन भारत पर किस राजवंश की बात की जा रही है, किस राजवंश का शासन हुआ करता था। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। पहला है नंद वंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा है शुंग वंश और चौथा है कण्व वंश। आप सभी को आंसर पता ही होगा। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए नंद वंश। यानी भारत पर सिकंदर का जब आक्रमण हो रहा था उस समय नंदों का, ठीक है, नंद वंश का जो था भारत में शासन हुआ करता था। और नंद वंश के उस समय शासक जो थे वो घनानंद थे। घनानंद नंद वंश के उस समय शासक थे, जिन्हें सिकंदर का समकालीन माना जाता है। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। महापद्म नंद, ये नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मौर्य वंश की अगर हम बात करें, मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में आपको पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, इनके नाम से भी आप वाकिफ होंगे। और कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। ये जो थे कण्व वंश के संस्थापक थे। तो नंद वंश के शासक जो थे घनानंद, जिनके समकालीन सिकंदर थे। इसी के समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था और 326 बीसी में 326 बीसी में सिकंदर और पोरस के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जिसे हम हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम वितिष्ठा का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में पोरस ने सिकंदर महान को टक्कर दिया था, जिसके वीरता से सिकंदर जो था काफी प्रभावित भी हुआ था और पोरस को उस समय का समकालीन वीर शासक भी बोला जाता है। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार जो साम्राज्य का कॉन्सेप्ट था, पहले साम्राज्य नहीं हुआ करते थे, ठीक है। 6ठी शताब्दी के बाद मगध का जब उत्थान हुआ तो मगध भारतीय इंडियन कंटिनेंट का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर अगर बात की जाए तो ये पहला साम्राज्य माना जाता है, ठीक है। तो ये मगध जो है पहला साम्राज्य के रूप में उदित हुआ, इसका जो है उदय हुआ। तो आपसे प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन ए है कनिष्क के द्वारा, दूसरा है हर्ष के द्वारा, सी कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और डी कह रहा है समुद्रगुप्त के द्वारा। आपको राइट आंसर पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। पहला जो भारतीय साम्राज्य यानी मगध साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई थी, ठीक है। मगध का इतिहास काफी गौरवशाली और काफी प्राचीन रहा है। मगध पहले जो था एक जन हुआ करता था, जन से फिर जनपद बनता है और फिर महाजनपद के रूप में तब्दील होता है। और इसी महाजनपद का दोस्तों विकास जो होता है एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में होता है, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मगध के पहले शासक की बात करें तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इन्होंने भी मगध को रूल किया था। बाद में नंद वंश का शासन आता है, जिसके संस्थापक महापद्म नंद थे, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया। और उसके अंतिम शासक घनानंद थे। इसी घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध जैसा साम्राज्य जो था स्थापित किया था। दोस्तों, ये बोल रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। बाद बाकी समुद्रगुप्त का संबंध गुप्त वंश से है, जो बाद का वंश है।
हर्ष का संबंध जो है हर्षवर्धन जो दक्षिण उत्तर भारत का एक शासक हुआ करता था, और कनिष्क का संबंध, कनिष्क जो था वो विदेशी हुआ करता था, विदेश से आया था। इसके द्वारा जो साम्राज्य की स्थापना की गई थी, छोटे से साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चलो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सेंट्रोकोटस ये एक उपनाम है दोस्तों, ये एक उपनाम है सेंट्रोकोटस। सेंट्रोकोटस एक्चुअली में क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम है, और ये जो उपनाम दिया गया था ये यूनानियों के द्वारा दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लोग सेंट्रोकोटस के नाम से पुकारते थे, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, यानी किसने बताया था कि एक्चुअल में सेंट्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य। पहला ऑप्शन है आपके पास विलियम जोन्स, दूसरा ऑप्शन है आपके पास बी स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है आर के मुखर्जी, और चौथा ऑप्शन है डी आर भंडारकर। राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का और भी कई उपनाम था, एक तो सेंट्रोकोटस था, दूसरा इसे एंट्रोकोटस भी कहा जाता था, इसे एंट्रोकोटस के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, इसका दूसरा उपनाम एंट्रोकोटस भी था। ये उपनाम देने वाले व्यक्ति जो थे प्लूटार्क और दूसरा एरियन थे, एरियन और साथ में प्लूटार्क, इन दोनों के द्वारा इन्हें एंट्रोकोटस कहा गया था। ध्यान रखने की बात है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एंट्रोकोटस के रूप में जो था, ठीक है, कौन संबोधित से करते थे, तो एक प्लूटार्क और दूसरा एरियन। क्योंकि सेंट्रोकोटस के रूप में कौन था, तो सेंट्रोकोटस के रूप में जो था स्ट्रेबो, स्ट्रेबो के द्वारा जो था इन्हें सेंट्रोकोटस कहा गया था। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न भी काफी हद तक वही है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने सेंट्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? वो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने सेंट्रोकोटस का उल्लेख किया है और सिकंदर महान का उल्लेख किया है और बताया है कि सेंट्रोकोटस जो है सिकंदर महान से भेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं? पहला ऑप्शन है प्लिनी, दूसरा ऑप्शन है जस्टिन, तीसरा है स्ट्रेबो और चौथा ऑप्शन है मेगास्थनीज। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जस्टिन। जस्टिन वो व्यक्ति था जो उल्लेख करता है कि चंद्रगुप्त महान जो थे, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक चंद्रगुप्त महान थे, इनका सिकंदर के साथ एक मीटिंग हुआ था, यानी एक जो थे दोनों का जो था मिलना हुआ था। दो महान योद्धा आपस में एक दूसरे से मिले थे और ये वर्णन जो है जस्टिन करता है, ठीक है। और सेंट्रोकोटस मैंने पहले ही बताया कि सेंट्रोकोटस किसका उपनाम था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। दूसरा उपनाम क्या था इनका, तो एंट्रोकोटस था। इसके अलावा अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके दरबार में? पहला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, दूसरा अशोक के, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य के, चौथा है राजा जनक के। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य जो थे प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देखकर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो विक्रमादित्य शब्द है गुप्त वंश के शासक टाइटल के रूप में इसका यूज करते थे, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, ये गुप्त वंश के महान शासक थे। इसके अलावा जनक ऐतिहासिक शासक है, और अशोक के बारे में तो पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अगला जो है, ठीक है, उत्तराधिकारी बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा जो है वो अशोक महान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। अब कौटिल्य की अगर हम बात कर लें तो कौटिल्य को ही हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी फेमस है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। कौटिल्य भी एक नाम है, और इसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, साधारण लोग इसे चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
कौटिल्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, इस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि अर्थशास्त्र इकोनॉमी पे आधारित पुस्तक होगी। दरअसल अर्थशास्त्र जो है वो नीति पे आधारित यानी कि प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था पे आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक के रचयिता जो थे कौटिल्य, जिसे आप विष्णुगुप्त भी कर लीजिए, चाणक्य कर लीजिए, दोनों नाम इन्हीं का है। इनके द्वारा इस पुस्तक की, इस ग्रंथ की जो है रचना की गई थी। अर्थशास्त्र जो है दोस्तों काफी वैल्यूएबल पुस्तक है। इसके बारे में समकालीन मौर्य साम्राज्य के बारे में, उसके राजनीतिक और प्रशासन के बारे में इससे जो है काफी ज्यादा जो है प्रकाश पड़ता है। इसी अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया था, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया था जिसे सप्तांग सिद्धांत भी कहते हैं, जो राज्य की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण था। इसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। इसमें 7 चीजों के बारे में बताई गई थी सप्तांग सिद्धांत में, जिसमें राजा, अमात्य, कोष, दुर्ग, मित्र, सेना जैसी चीजें थी, जो किसी भी राजा के लिए, राज्य कार्य चलाने के लिए, राज्य के संचालन के लिए, साम्राज्य के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये सप्तांग सिद्धांत जो दिया गया था यह कौटिल्य के द्वारा ही दिया गया था। किस पुस्तक में? तो अर्थशास्त्र पुस्तक में। और जो एक महत्वपूर्ण चीज है अर्थशास्त्र के बारे में जानना, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो महत्वपूर्ण चीज है कि अर्थशास्त्र जो है, ये जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे 15 जो है अभिकरण में बांटा गया है। 15 यानी कि 15 अभिकरणों में बांटा गया। अभिकरण किसे कहते हैं दोस्तों? तो अभिकरण का मतलब एक तरीके से अध्याय होता है। तो अर्थशास्त्र जो है इसमें कुल 15 अध्याय है, और 15 अध्याय के अलावा कुल 180 प्रकरण है। 180 प्रकरण है। प्रकरण का मतलब है अध्याय के अंतर्गत आने वाले उपअध्याय, इसे प्रकरण कहते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि, और कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं कि अर्थशास्त्र में कुल कितने अभिकरण हैं, कितने अभिकरणों में अर्थशास्त्र को बांटा गया है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या है? 15 है। अगर प्रकरण की बात करेंगे तो 180 है, जिसे उपअध्याय कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? अभी दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि अर्थशास्त्र में चाणक्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत दिया गया था, और देने के पीछे क्या मोटिव था? इस सप्तांग सिद्धांत में बताया गया था कि किसी भी साम्राज्य को सुचारू रूप से यानी अच्छे ढंग से दोस्तों चलाने के लिए जो है ये सप्तांग सिद्धांत बहुत ही जरूरी है। इसमें 7 चीजों का यानी 7 तत्वों का जो वर्णन किया गया था, जिसमें राजा, अमात्य जिसे मंत्री कहते हैं, दुर्ग जिसे फोर्ट कह सकते हैं, सेना की बात की गई थी, इसके अलावा कोष की बात की गई थी यानी पैसे की बात की गई थी, मित्र की बात की गई थी। ये जो 7 चीज थे सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत, ये किसी भी राज्य कार्य को चलाने के लिए, किसी भी साम्राज्य की स्थापना और उसको निरंतर जो है चलाए रखने के लिए जो था काफी जरूरी था, जो कि सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के द्वारा दिया गया था। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्य के ये सप्तांग सिद्धांत, जो मैंने बता दिया सप्तांग सिद्धांत, इसमें कह रहा है कि ये 7वां अंग, जो 7 बातें बताई गई थी उसमें से 7वां कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला है जनपद, दूसरा है दुर्ग, तीसरा है मित्र और चौथा है कोष। तो इसमें 7वां और अंतिम जो था वो मित्र था। ये तीनों जो है इसके ही अंग है, दुर्ग और कोष भी इसी के अंग है, ठीक है। और मित्र जो है 7वें नंबर पर था। सप्तांग सिद्धांत का 7वां अंग जो था वो मित्र था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसे आप सप्तांग सिद्धांत को इस ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं। यही सप्तांग सिद्धांत का ग्राफ है, जिसमें किंग बीच में राजा है, मैंने राजा के बारे में भी जिक्र भी किया था, और अमात्य जिसे मिनिस्टर्स कहा जाते हैं, ये मिनिस्टर्स हो गए, ये हो गए आपके मिनिस्टर्स, ये हो गए आपके किंग यानी कि ये राजा बीच में, ये हो गए दुर्ग यानी कि एक फोर्ट सप्तांग सिद्धांत का एक, ये हो गए जनपद जिसको पब्लिक ओपिनियन कहते हैं, ठीक है, आम व्यक्तियों की राय विचार मशवरा जो भी हो। ये कोष है, ट्रेजरी इसको कहते हैं यानी धन की बात हो रही है, और ये जो है मिलिट्री की बात हो रही है यानी बल की बात हो रही है, यानी कि सेना की बात की जा रही है। और एक है मित्र, यानी कि राजा का अपना मित्र यानी एलाइज होना चाहिए,
अगर कोई वर्ष सिचुएशन आ जाए, साम्राज्य पर कोई आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, तो ऐसा दशा में जो था इनका कुछ मित्र ऐसे होने चाहिए, आस पड़ोस के मित्र होने चाहिए जो इन्हें उस युद्ध में, उस बाह्य आक्रमण से बचाने में इन्हें सपोर्ट कर सके। ये मित्र जिसे आप एलाइज करते हैं। और आज भी दोस्तों ये सप्तांग सिद्धांत जो है रेलिवेंट है, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए रेलिवेंट माना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। मैकियावेली के द्वारा प्रिंस लिखा गया, प्रिंस जो मैकियावेली की महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। ये यूरोपीय थे, यूरोप के रहने वाले थे मैकियावेली। प्रिंस का था, इसकी तुलना जो है किससे की जा सकती है। ऑप्शन है कि कालिदास के मालविका मित्रम से, ऑप्शन बी है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, ऑप्शन सी है वात्स्यायन के कामसूत्र से, ऑप्शन डी है तिरुवल्लुवर के तुर्वकुरल से। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रिंस के मैकियावेली के प्रिंस से जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। दरअसल कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इस मैकियावेली द्वारा रचित प्रिंस की तुलना की जाती है, क्योंकि मैकियावेली और कौटिल्य यानी कि चाणक्य उर्फ विष्णुगुप्त के पीरियड में काफ़ी अंतर है। ये काफ़ी पहले के व्यक्ति हैं, चाणक्य मौर्य काल के व्यक्ति हैं जो हजारों वर्ष पहले हुए, और मैकियावेली जो एक तरीके से कल मध्यकाल या आधुनिक काल का एक व्यक्ति है, जो बहुत बाद का व्यक्ति है। तो इस अर्थशास्त्र से मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जाती है। इसके अलावा वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा, ये आपको पता ही होगा, कालिदास की रचना है मालविका मित्रम, ठीक है। और तिरुवल्लुवर का जो रचना है तिरुवकुरल, ये दक्षिण की है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं चाणक्य नीति एवं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये द ग्रेट पर्सनालिटी चाणक्य हैं, पिक्चर से भी देख सकते हैं आप, ठीक है। चाणक्य हैं, नीति का पंडित माना जाता है, और ये अपने समय के नहीं कहें बल्कि वर्तमान तक की बात करें तो ठीक है, चाणक्य नीति का कोई सानी नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राजनीति पर लिखी गई इनकी पुस्तक आज भी उतनी रेलिवेंट है जो हजारों वर्ष पहले थी। तो ये चाणक्य हैं और चाणक्य लिखित अर्थशास्त्र, इसके बारे में मैंने चर्चा करी है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। तो किस व्यक्ति यानी किस राजा के शासनकाल में डिमेकस राजदूत हुआ करता था, ठीक है। और ये कहता है कि किस शासक के शासनकाल में आया था। चार ऑप्शंस आपके सामने, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक और चौथा है कनिष्क। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उत्तराधिकारी था, यानी उसकी गद्दी पर बैठता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड था 298 बीसी तक ही था दोस्तों। 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। सरवन वेलगोला एक जगह है जो साउथ में पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती है। वहाँ जाकर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संलेखन विधि से, जो जैन धर्म से संबंधित है, संलेखन विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो अपना प्राण त्याग कर दिया जाता है। इस संलेखन विधि में क्या होता है दोस्तों? जैन परंपरा के अनुसार व्यक्ति जो है अपने उम्र की अंतिम दशा में जो है उपवास रखता है, यानी भूखे पेट रहता है, और लंबे समय तक ऐसा उपवास करने के बाद उनकी स्थिति जो है, उनकी शरीर की स्थिति जो है जीर्णशील हो जाती है, और धीरे धीरे वो अपने प्राण का परित्याग कर देता है। इसी मेथड को हम संलेखन विधि कहते हैं। इसी मेथड के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्राण जाता है और अपना प्राण का परित्याग कर देते हैं, और उसके बाद उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार आता है, मौर्य साम्राज्य का अगला शासक बिंदुसार आता है, जो 290 बीसी से लेकर अप्रोक्सीमेटली 272 बीसी तक इनका शासनकाल माना जाता है। बिंदुसार का शासनकाल माना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक तो डिमेकस का जो आगमन होता है बिंदुसार के समय में, और ये जो डिमेकस है सीरिया के शासक ने इसे भेजा था, यानी सीरिया का राजदूत हुआ करता था। सीरिया का शासक था एंटियोकस थियोस,
एंटियोकस थियोस के द्वारा डिमेकस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। बिंदुसार के दरबार में एक और भी महत्वपूर्ण राजदूत पहुंचे थे, उनका नाम था डायोनिसियस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। डायोनिसस, ये जो डायोनिसस थे ये मिस्र के शासक के द्वारा भेजे गए थे। मिस्र के राजदूत थे। मिस्र के तत्कालीन शासक थे टॉलमी फिलाडेल्फस। टॉलमी फिलाडेल्फस के द्वारा राजदूत बनाकर डायोनिसस को बिंदुसार के ही दरबार में भेजा गया था। जबकि ये जो डिमेकस है, इससे पहले मैंने डिमेकस के बारे में बताया, ये भी डिमेकस जो था बिंदुसार के दरबार में आए थे और ये सीरिया के शासक के द्वारा भेजे गए थे। ये सीरिया के दोस्तों वही शासक हैं जिनसे जो था बिंदुसार के द्वारा 3 मांगे की गई थी। पहला कहा गया था सूखा मेवा भेजने के लिए, दूसरा अंजीर भेजने के लिए और तीसरा एक फिलोसफर, एक दार्शनिक की मांग की गई थी। प्रथम 2 चीज तो एंटियोकस के द्वारा पूरी कर दी गई थी, सूखा मेवा और अंजीर तो भेज दिया गया था, लेकिन फिलोसफर को नहीं भेजा गया और उसके बदले में यह करा दिया गया कि मैं फिलोसफर्स का यानी कि दार्शनिकों का यहाँ हमारे यहाँ क्रय विक्रय नहीं होता है, इसलिए इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। मैं दार्शनिक जो है अपने घर से आपके दरबार में नहीं भेज सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा मैंने बता दिया आपको डायनासोरस। अब बिंदुसार की अगर दोस्तों हम बात करें, अगर बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार के भी कई उपनाम है दोस्तों, ठीक है। यूनानी बिंदुसार को मित्रोचेटस कहते थे, मित्रोचेटस, जिसे संस्कृत में अमित्रघात कहते हैं। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमित्रघात किनका उपनाम है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार का एक उपनाम जो अमित्रघात है, जिसे यूनानी जो है अमित्रोचेटस कहकर बुलाते थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैन ग्रंथों में बिंदुसार को जो है सिंहसेन भी कहा गया है। जैन ग्रंथ में अगर हम बात करें तो इसे सिंहसेन की उपाधि से प्रस्तुत किया गया है। जैन ग्रंथ में सिंहसेन भी कहा, और पुराणों में बिंदुसार को मद्रसार कहा गया है। पुराणों में बिंदुसार को मद्रसार के नाम से भी पुकारा गया है, पुराणों में। ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पुराणों में बिंदुसार का उल्लेख किस नाम से है, मद्रसार। जैन ग्रंथ में किस नाम से है, तो सिंहसेन के नाम से। यूनानी के द्वारा किस नाम से बुलाया जाता था, तो मित्रघात या मित्रचैट्स के नाम से बुलाया जाता था। कौन कौन से राज दरबारी, कौन कौन से राजदूत आए इनके दरबार में, तो एक डायमेकस आया पहला, जो कि सीरिया के शासक के द्वारा एंटियोकस थियोस के द्वारा भेजा गया था। दूसरा कौन था, डायोनिसस था, जो कि टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र के शासक थे, इनके द्वारा भेजा गया था। किस शासक से जो था चंद्रगुप्त और बिंदुसार के द्वारा 3 चीजें मांगी गई थी, तो सीरिया के शासक एंटियोकस थियोस से क्या क्या मांगा गया था, अंजीर मांगा गया, सूखा मेवा मांगा गया, और तीसरा जो चीज मांगा गया था वो फिलोसफर मांगा गया, जो कि नहीं प्राप्त हुई, मतलब नहीं मिले। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्तब बना हुआ था। यह आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त का महल, पता ही है कि पाटलिपुत्र में कुम्हरार एक जगह है, वर्तमान में पटना में कुम्हरार और बुलंदीबाग एक जगह है जहाँ की चंद्रगुप्त के महल का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो ये पूछा जा रहा है कि मुख्तः किन चीजों के बने थे। देखिए ऑप्शंस क्या क्या है आपके सामने, यह फिगर में भी देख सकते हैं, कुम्हरार का ये फिगर है, इस फिगर में भी देख सकते हैं ये जो भग्नावशेष है, अवशेष है, ठीक है, छोटे छोटे पिलर्स आपको दिख रहे होंगे, ये चंद्रगुप्त के महल का ही अवशेष है, जो कि कुम्हरार में स्थित है, पटना के कुम्हरार में स्थित है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, किन चीज़ों का बना है, तो ईंटों का ऑप्शन ए पहला, बी नंबर में पत्थर का, सी है लकड़ी का, और डी नंबर है मिट्टी का। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लकड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो भी महल बने थे कुम्हरार में, वो लकड़ी के द्वारा बने हुए थे, यानी उड्डयन निर्मित थे। उड्डयन निर्मित होने की वजह से दुर्भाग्य यही था कि उड्डयन निर्मित होने की वजह से आज जो है कुछ विशेष अवशेष जो है इसके प्राप्त नहीं हो पाए हैं। अगर ये पत्थर के निर्मित होते तो आज हमारे पास जो था ये सुरक्षित शायद होता, लेकिन उड्डयन के बने होने की वजह से जो है
इसके कुछ खास अवशेष जो है हमें देखने को नहीं मिलते हैं। फिर भी आप अगर कुम्हरार जाएंगे, बुलंदीबाग वाले एरिया में जाएंगे, तो आज भी आप जो है ये छोटे छोटे जो है शिलाखंड, छोटे छोटे जो रॉक्स टाइप के जो है चीज़ों को देख सकते हैं। यही चंद्रगुप्त मौर्य का जो था किसी जमाने में महल हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑलमोस्ट सेम प्रश्न है दोस्तों कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार। अभी मैंने बताया कि कुम्हरार कहाँ स्थित है, तो कुम्हरार पटना में है। आप में से कई ने इसे विजिट भी किया होगा। आप में से कई लोग जो है तो गए भी होंगे कुम्हरार, आपने देखा भी होगा। तो कह रहा है कि कुम्हरार के बारे में कि कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुआ, किस प्राचीन नगर के अवशेष हैं जिस कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है कपिलवस्तु और चौथा ऑप्शन आपके सामने डी जो है वो श्रावस्ती। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जिस साम्राज्य की स्थापना की गई मगध की धरती पर, ठीक है, वो पाटलिपुत्र के कुम्हरार में ही इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। पाटलिपुत्र के कुम्हरार स्थल से, पाटलिपुत्र मतलब पटना, पटना के कुम्हरार स्थल से ही इसके भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था, यानी बुलंदीबाग का जुड़ाव जो है, ठीक है, किस चीज से ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए है कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, ऑप्शन सी है श्रावस्ती का, ऑप्शन डी है वाराणसी का। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अभी जस्ट मैंने मेंशन भी किया था कि बुलंदीबाग का संबंध किससे है, तो पाटलिपुत्र से। इसी बुलंदीबाग वाले जगह में जो है, ठीक है, मगध साम्राज्य का जो महल था, राजमहल, उस राजमहल के भग्नावशेष मिले और इसी के अंदर वो कुम्हरार स्थल आता है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र। राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान का संबंध किससे है, तो पाटलिपुत्र से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के दक्कन की विजय प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के नहीं हुआ दोस्तों, तो मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ आप दोबारा कर सकते हैं। तो प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के द्वारा दक्कन की विजय प्राप्त की गई थी। ठीक है, ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने, एक अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा बिंदुसार और चौथा जो है कुणाल। राइट आंसर आपको पता ही होगा दोस्तों। राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ही वो शासक था, इसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन कहने का मतलब है दोस्तों साउथ इंडिया। दक्कन कहने का मतलब है दक्षिण भारत। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहला विशाल साम्राज्य की स्थापना भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं बल्कि वर्ल्ड के लेवल पर पहला जो विशाल साम्राज्य आया वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही देन था। ये मगध साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, और अगर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विस्तार की अगर दोस्तों बात करें तो ये है पूर्व में इसका विस्तार जो था बंगाल तक, उस समय के बंगाल तक। उत्तर में इसका विस्तार जो है कश्मीर तक। दक्षिण में इसका विस्तार उत्तरी कर्नाटक तक, जिसे दक्कन कह रहे हैं। और पश्चिम में इसकी बात करें तो उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार ईरान की सीमा तक था। आज के ईरान की सीमा तक इसका विस्तार था। इतनी बड़ी भौगोलिक स्थिति में साम्राज्य जो था फैला था, जो आने वाले समय में ब्रिटिशों के द्वारा भी इतना बड़ा साम्राज्य भारत में कायम नहीं किया जा सका था जो साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कायम किया गया था। तो एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसी दक्कन विजय की बात कर रहे हैं, जो उत्तरी कर्नाटक की बात कर रहे हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने विजित कर लिया था। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 317 ईस्वी पूर्व यानी 317 बीसी, दूसरा ऑप्शन है 315 बीसी, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी 305 बीसी और चौथा ऑप्शन है 300 बीसी। गैस कर सकते हैं दोस्तों।
क्या हो सकता है राइट आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 305 BC, 305 ईस्वी पूर्व, 305